हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे मॉक टेस्ट पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो आप चैनल विजिट करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, तो वहाँ पर जाकर भी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाए थे। और ग्रुप 2 के जो मॉक टेस्ट करवाए थे वो भी आपको काम आ जाएंगे, क्योंकि पार्ट है दोनों का सेम है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना, सही आंसर से मैच करना और लास्ट में आपका जो भी स्कोर हो वो ज़रूर कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नए अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री 1 या फिर मैत्री 2? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नया अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्री 2। दक्षिण गंगोत्री कब बना था? 1983, 84 में ये बना था और इसको 1990 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद मैत्री 1 बना था 1989 में। उसके बाद भारती बना था 2012 में और अब मैत्री 2 को प्रस्तावित किया है। 2029 तक टारगेट रखा है कि इसको स्थापित कर दिया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जापान में है, इंडोनेशिया में है, इथियोपिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? ये जो हेली गुब्बी ज्वालामुखी है ये 12,000 साल बाद फटा है। कितने? 12,000 साल बाद। तो काफ़ी चर्चाओं में रहा था, कौन से देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इथियोपिया। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जनित जीनोम बनाया गया है? चीन ने, अमेरिका में, जापान में या फिर भारत में? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका में दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनित जीनोम बनाया गया है। वर्ष 2025 में वंदे मातरम राष्ट्रगीत को कितने वर्ष पूर्ण हो गए हैं? 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष या फिर 175 वर्ष? अभी भी काफ़ी चर्चाओं में है वंदे मातरम, क्योंकि अब ऐसा रूल आ गया है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 में 150 वर्ष इसको पूर्ण हो गए हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन महिला का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने, पूजा शर्मा ने, अवनी लेखरा ने या फिर अवनी सिंह ने? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनाहत सिंह। दिसंबर 2025 में रामजी सुतार का निधन हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से उनके द्वारा क्या डिज़ाइन किया गया था? राम मंदिर डिज़ाइन किया था उन्होंने, स्टैच्यू ऑफ पीस, नए संसद भवन का डिज़ाइन बनाया था या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिज़ाइन किया था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के केवड़िया में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी या फिर कादिरी? तो ऑप्शन बी नक्शबंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला कौन सा था? नक्शबंदी। और जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होता है, तो इसलिए नक्शबंदी से संबंधित था, इसलिए औरंगजेब भी बहुत ज़्यादा धार्मिक रूप से कट्टर था। नक्शबंदी में औरंगजेब के गुरु कौन थे? शेख मासूम। ठीक है, शेख मासूम का शिष्य था औरंगजेब। कादिरी संप्रदाय से कौन संबंधित था? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का भाई था, दारा शिकोह संबंधित था। सूफी सिलसिलों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है बाशरा और एक होता है बेशरा। शरा मतलब शरीयत, तो जो शरीयत मतलब इस्लामी कानून का समर्थन करते हैं वो कौन से सिलसिले होते हैं? बाशरा।
और शरीयत का समर्थन नहीं करते हैं, मतलब इस्लामी कानून का समर्थन नहीं करते हैं, वो होते हैं बेशरा। जैसे आपने सुना होगा ना, बेवफा, जो वफा नहीं करते हैं वो बेवफा, तो जो शरीयत का पालन नहीं करते हैं वो बेशरा। बेवजह, बिना वजह के, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। प्रथम संगम समिति का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? मदुरा, कपाटपुरम, अल्लेवाई या फिर अरिकामेडू? संगम काल में 3 संगम समितियों का आयोजन किया गया था। संगम समिति तमिल जो लेखक थे उनका सम्मेलन था, तमिल की परिषद थी, तमिल कवियों की। 3 परिषदों का आयोजन किया गया था, 3 सम्मेलन हुए थे। तो जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहली संगम समिति थी, उसका आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मदुरा। पहली संगम समिति और तीसरी संगम समिति दोनों का ही आयोजन कहाँ पर हुआ था? मदुरा में हुआ था। दूसरी संगम समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में। पहली और दूसरी संगम समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? ऋषि अगस्त्य ने। और तीसरी संगम समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? नक्कीकर ने। तो कंफ्यूज मत होना, पहली और तीसरी का स्थान सेम है, दोनों ही संगम समितियां मदुरा में हुई थी और दूसरी संगम समिति कपाटपुरम में हुई थी। लेकिन पहली और दूसरी के अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य। और तीसरी संगम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीकर। दूसरी संगम समिति का एक फेमस ग्रंथ है जिसको तमिल व्याकरण कहा जाता है, तोलक्कापियम, जिसकी रचना तोलक्कापियर ने की थी। संगम साहित्य में व्यापारी वर्गों को क्या कहा जाता था? एनियर, मलवर, वेनेगर, पुलेयन या फिर काडेसिवर? जल्दी बताइए क्या सही आंसर होगा। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेनेगर। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? वेनेगर। एनियर किसको कहा जाता था? जो शिकारी वर्ग होता था, शिकारी जाति, उनको एनियर कहा जाता था। मलवर, जो लूटपाट करने वाली जाति होती थी, उनको मलवर कहा जाता था। पुलेयन, ऐसे आर्टिसंस होते थे जो रस्सी वगैरह, पशु चर्म का यूज करके चारपाई वगैरह बनाते थे। और कडेसिवर, समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं जो खेती का काम करती थी, उनको कडेसिवर कहा जाता था। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नीमच, खंडवा, नर्मदापुरम या फिर शहडोल? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा सागर परियोजना खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी पर है। और इसकी क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह अभयारण्य कर दिया गया? रातापानी अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य, घाटी गांव अभयारण्य या फिर पचमढ़ी अभयारण्य? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पचमढ़ी अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह अभयारण्य कर दिया गया है। सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही अभयारण्य, जो कि सागर में है। रातापानी अभयारण्य रायसेन में है। घाटी गांव ग्वालियर में है। और पंचमढ़ी नर्मदापुरम में है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश की राजकीय तितली का दर्जा किसे प्रस्तावित किया गया है? ऑरेंज ऑकलिफ को, टॉर प्यूटिटोरा को, लिलियम कैंडिडम को या फिर पैराडाइज फ्लाई कैचर को? क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑरेंज ऑकलिफ को राजकीय तितली का दर्जा प्रस्तावित किया गया है। ऑरेंज ऑकलिफ का वैज्ञानिक नाम क्या है? कल्लिमा इनाचस, जिसको डेड लिफ बटरफ्लाई भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी अमरकंटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। टॉर प्यूटिटोरा महाशीर मछली का वैज्ञानिक नाम है, जिसको 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। लिलियम कैंडिडम हमारा जो राजकीय पुष्प है, उसका वैज्ञानिक नाम है, जिसको सफ़ेद लिली कहा जाता है। और पैराडाइज फ्लाई कैचर हमारा राजकीय पक्षी है, जिसको 1981 में स्टेट बर्ड का दर्जा दिया गया, जिसको शाह बुलबुल भी कहा जाता है, दूधराज भी कहा जाता है। सद्भावना शिखर मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? नर्मदा घाटी की, बघेलखंड के पठार की, रीवा पन्ना पठार की या फिर बुंदेलखंड पठार की?
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल चोटी भी कहा जाता है। गुडविल भी कहा जाता है। ये रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दमोह जिले में है। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की, ताप्ती की, वेनगंगा की या फिर वर्धा की? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती नदी की। वेनगंगा और वर्धा के संगम को क्या कहा जाता है? प्राणहिता। वर्ष 2023 का महात्मा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया? भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल, आदिवासी समिति भोपाल, लोकरंग समिति भोपाल या फिर सोपानम इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल को 2023 का महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया गया। महात्मा गांधी सम्मान की शुरुआत 1995 में हुई थी और इसमें 20 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा, मानव कल्याण के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सोपानम इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम को नानाजी देशमुख सम्मान प्रदान किया गया है और नानाजी देशमुख सम्मान की शुरुआत 2012-13 में हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये भी समाज सेवा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार किसे दिया गया है? भेरू सिंह चौहान और हरचंदन सिंह भट्टी को कला के लिए, लीला जोशी और नरेंद्र मिश्रा को चिकित्सा के लिए, जगदीश जोशीला को साहित्य शिक्षा के लिए, सत्येंद्र सिंह लोहिया को तैराकी के लिए? कौन सा सही है? 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3 या फिर सभी चारों? 2025 के पद्म पुरस्कार किसे प्रदान किए गए हैं? तो भेरू सिंह चौहान और हरचंदन सिंह भट्टी को कला के लिए, तो पहला वाला तो सही हो जाएगा। लीला जोशी, नरेंद्र मिश्रा को चिकित्सा के लिए प्रदान किया गया था पर 2025 का नहीं मिला था, ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। जगदीश जोशीला को साहित्य और शिक्षा के लिए, तो ये सही हो जाएगा, 2025 में ही इनको मिला है। और सत्येंद्र सिंह लोहिया को तैराकी के लिए 2024 में मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को, 15 नवंबर को, 25 दिसंबर को या फिर 2 मई को? तो ऑप्शन बी 15 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को लोक सेवा दिवस होता है। 25 दिसंबर को तबला दिवस, सुशासन दिवस मनाया जाता है और 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, आइजैक न्यूटन ने, मैरी क्यूरी ने या फिर थॉमस एडिसन ने? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी ने की थी और इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? कैंसर, मधुमेह, टीबी या फिर एनीमिया? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह, डायबिटीज के उपचार में इंसुलिन का यूज किया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दूध, अंडा, आंवला या फिर केला? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में मिलता है, तो आंवला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंवला। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF, UNEP, IUCN या फिर यूनेस्को? तो ऑप्शन सी IUCN इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डेटा बुक में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, विलुप्ति की कगार पर जो प्रजातियां हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले किसने मापा था?
आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ओले रोमर ने या फिर गैलीलियो गैलीली ने? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पूछा है किसने मापा था, तो ओले रोमर इसका सही आंसर होगा। चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे है? ब्लैक होल की गहराई से, ग्रहों की गति से, सफेद बौने तारों के अधिकतम द्रव्यमान से या फिर प्रकाश की गति के विचलन से? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर सीमा का संबंध है सफेद बौने तारों के अधिकतम द्रव्यमान से। रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित होने वाली कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर कैथोड किरणें? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गामा किरणें विक्षेपित नहीं होती है क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा किरणों पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए विक्षेपित हो जाती है। गामा किरणों पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए विक्षेपित नहीं होती है। कोशिका के भीतर क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या फिर केंद्रक में? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। पायस किस प्रकार का कोलाइडल मिश्रण है? ठोस में गैस का मिश्रण, द्रव में ठोस का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण या फिर गैस में द्रव का मिश्रण? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव में द्रव का मिश्रण, लेकिन दोनों द्रव कैसे होते हैं? अघुलनशील। जैसे कि जल में तेल का मिश्रण पायस का एग्जाम्पल है, क्योंकि जल और तेल दोनों अघुलनशील द्रव हैं। और दूध भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट का उपयोग आमतौर पर किसके निर्माण में किया जाता है? बिजली के तार, बुलेट प्रूफ जैकेट, प्लास्टिक की बोतलें और कपड़े के रेशे या फिर हवाई जहाज के टायर? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक की बोतलें और कपड़े के रेशे। बकमिंस्टर फुलेरिन कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप है। इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 20, 40, 50 या फिर 60? तो इसको C60 भी कहा जाता है। तो इसमें 60 कार्बन के परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल ईव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सबसे पहली महिला वैज्ञानिक के लिए, वह महिला जो वर्तमान में जीवित सभी मनुष्यों की निकटतम पूर्वज है, कोशिका की खोज करने वाली महिला के लिए या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहरी परत के लिए? माइटोकॉन्ड्रियल ईव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह महिला जो वर्तमान में जीवित सभी मनुष्यों की निकटतम पूर्वज है। जो mtDNA होता है वो केवल माँ से बच्चों में आता है, और ये जो महिला है जो वर्तमान में जीवित सभी मनुष्यों की निकटतम पूर्वज है, ये 1.5 लाख से 2 लाख साल पहले तक अफ्रीका में थी। और हम सब इन्हीं से जुड़े हुए हैं मातृवंश की तरफ से। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर गॉस? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन यदि इसे कुछ समय के लिए हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएच बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, पीएच अपरिवर्तित रहेगा या फिर पीएच 0 हो जाएगा? तो जब भी शुद्ध जल को हवा में खुला छोड़ेंगे तो ये CO2 को सोख लेता है। तो पानी है H2O, CO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जो एसिडिक होता है और जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 5.5 से 5.8 तक, जो कि एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसलिए पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। अम्लराज एक्वा रेजिया किन 2 शक्तिशाली अम्लों का मिश्रण है और इनका अनुपात क्या होता है? 3 भाग H2SO4 का, 1 भाग HCl का, 3 भाग HCl का, 1 भाग HNO3 का, 1 भाग HCl का, 3 भाग HNO3 का या फिर बराबर मात्रा में HCl और H2SO4? तो 3:1 होता है। 3 भाग HCl का होता है और HNO3 का 1 भाग।
एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं और शरीर में इनका क्या कार्य होता है? विटामिन होते हैं, ऊर्जा प्रदान करना इनका काम होता है। वसा होता है, कोशिकाओं का निर्माण करना इनका काम होता है। प्रोटीन होते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं और जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित करना है। पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। पाली, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, या फिर अपभ्रंश, पाली, संस्कृत और हिंदी। जमाना है सबसे पुरानी कौन सी है, उसके बाद नई कौन सी है। तो सबसे पुरानी संस्कृत है, तो संस्कृत हो जाएगा। फिर पाली है, पाली से फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नारेंद्र में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर दीर्घ संधि। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नारेंद्र में दीर्घ स्वर संधि है। द्विगु समास का उदाहरण है शताब्दी, नकटा, अष्टभुजा, या फिर चतुर्भुज। द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। तो यहाँ पर आपको अष्टभुजा में अष्ट भी एक संख्या दिख रही है, चतुर्भुज में 4 भी एक संख्या दिख रही है। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नकटा तो एलिमिनेट कर लिया होगा, नकटा तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन ए शताब्दी इसका सही आंसर हो जाएगा। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। अष्टभुजा और चतुर्भुज किसके एग्जाम्पल है? बहुव्रीहि समास के। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। अष्टभुजा मतलब 8 है भुजाएं जिसकी, अर्थात दुर्गा माता जिनकी 8 भुजाएं होती है, तो तीसरा ही पद प्रधान है। चतुर्भुज मतलब 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भी होते हैं। तो चतुर्भुज में कोई तीसरा ही पद प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर शताब्दी होगा। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर टिक करना। पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, उत्तर एक है दक्षिण से तक भारत, या फिर एक भारत है उत्तर से दक्षिण तक, या फिर उत्तर से दक्षिण तक एक भारत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। वे हाथी पागल है, वह हाथी पागल हो गया, वह पागल हाथी हो गया, वह हाथी है। कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह पागल हाथी हो गया, ये वाक्य अशुद्ध है। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, निश, न, या फिर निस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, निश इसका आंसर नहीं होगा, निस होगा। कैसे बनता है ये शब्द? निस प्लस काम से। ठीक है, तो आगे क्या लगा हुआ है? निस उपसर्ग लगा है इसमें, कंफ्यूज मत होना। लब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? प्रदत्त, अलब्ध, निषेध, या फिर संपन्न। लब्ध का मतलब क्या होता है? प्राप्त किया हुआ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सौंपा हुआ, प्रदत्त किया हुआ, प्रदान किया हुआ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रदत्त। इनमें से कौन सा भौरे का पर्यायवाची शब्द है? महाग्रीव, रक्तलोचन, रक्ततुंड, या फिर द्विरेफ। तो भवरा होता है, उसका पर्यायवाची शब्द बताना है। इन चारों में से कौन सा भवरे का पर्यायवाची होता है? तो देखो, महाग्रीव तो किसका पर्यायवाची होता है? ऊंट का। रक्तलोचन किसका पर्यायवाची होता है? कबूतर का। रक्ततुंड किसका पर्यायवाची होता है? तोते का। देखो, तुंड मतलब क्या होती है? सुंड। हम बोलते हैं ना, गणेश जी को वक्रतुंड भी कहा जाता है। वक्र मतलब कर्व जैसी तुंड होती है, उनकी सूंड होती है, तो उनको वक्रतुंड कहा जाता है। रक्त मतलब लाल कलर की चोंच होती है ना, तो इसलिए इसको रक्ततुंड कहा जाता है, तोते को। द्विरेफ किसका पर्यायवाची होता है? भंवरे का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन सा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। पुहुप, मधुप, प्रसून या फिर सुमन। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा मधुप। भंवरे का पर्यायवाची होता है, फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी तीनों फूल के पर्यायवाची है। पुहुप भी फूल का पर्यायवाची होता है, प्रसून भी और सुमन भी। अब्ज और अब्द शब्द युग्म का सही अर्थ किस क्रम में है? बादल, वर्षा, कमल बादल, वर्षा बादल या फिर सभी। तो अब्ज मतलब पानी में जन्म लेने वाला, मतलब कमल। अब्द मतलब पानी को जन्म देने वाला। पानी को जन्म कौन देता है? बादल। तो अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब बादल। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? आधुनिक, पौराणिक, पौरस्त्य या फिर नवीन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पौरस्त्य। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौरस्त्य या फिर पौर्वात्य भी इसको कहा जाता है। पाश्चात्य मतलब पश्चिम का, बोलते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है। और वहीं पर पौर्वात्य उसका अपोजिट हो जाएगा, पूर्व का। पंडित का पर्यायवाची शब्द है विचक्षण, शार्दुल, शैल या फिर क्लेश। पंडित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा विचक्षण। लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? लक्ष्य, लख, लाख या फिर लक्ष्य। देखो, तद्भव तत्सम शब्द क्या होते हैं? विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव सारे वीडियोस मैंने बना के डाल दिए थे। आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर भी देख सकते हो। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे डायरेक्ट ले लिए गए हैं हमारी लैंग्वेज में, और तद्भव जिनका रूप बिगड़ गया है, जिनके रूपों में परिवर्तन आ गया है। तो लक्ष्य एक तत्सम शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या होगा? लाख। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा लाख। किस रस को रसराज कहा जाता है? विभत्स रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर वात्सल्य रस। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? रोमांचित, युयुत्सु, यूप या फिर लोमहर्षक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको क्या कहा जाता है? लोमहर्षक। कंफ्यूज मत होना। रोमांचित, प्रसन्नता से जिसके रोंगटे खड़े हो जाए उसको क्या कहा जाता है? रोमांचित। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। यूप, यज्ञ के टाइम पे जो खंबा लगाया जाता है, खंबा गाड़ा जाता है, उसको यूप कहा जाता है। प्रातः काल निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? अंधेरे मुंह, दिन डूबे, भरी दोपहरी या फिर कोई नहीं। इन चारों मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ प्रातः काल होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अंधेरे मुंह। रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम क्या है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या फिर द्वैत अद्वैतवाद। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने दिया था। अद्वैतवाद किसने दिया था? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद मतलब द्वैत नहीं, दो नहीं है। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, दोनों एक ही है, उसको क्या बोलते हैं? अद्वैत। द्वैत दो नहीं है। द्वैतवाद दो है। विशिष्ट अद्वैतवाद, अद्वैतवाद तो है, मतलब आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो नहीं है, लेकिन वो विशिष्ट है। परमात्मा क्या है? विशिष्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य है, ठीक है, सूर्य और उसकी किरण एक ही है। सूर्य की किरण सूर्य से ही निकलती है, दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी विशिष्ट कौन है? सूर्य विशिष्ट है। वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक है। हमारी आत्मा कहाँ से आती है? परमात्मा से ही आती है, लेकिन फिर भी परमात्मा विशिष्ट है। तो ये दर्शन किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। कंप्यूटर नेटवर्किंग में मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स, 48 बिट्स, 64 बिट्स या फिर 128 बिट्स। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। फुल डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? वॉकी टॉकी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन पर बातचीत या फिर टेलीविज़न प्रसारण। तो 3 टाइप के डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब
सेंडर ने सेंड कर दिया, रिसीवर ने रिसीव कर लिया। अब रिसीवर रिप्लाई नहीं कर सकता है, जैसे कि टेलीविजन होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या आता है, सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, रिसीवर रिप्लाई भी कर सकता है बट सेम टाइम पर नहीं, जैसे वॉकी टॉकीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक टाइम पर कोई एक ही बोल सकता है। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और सेम टाइम पर ये रिप्लाई भी कर सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन पर बातचीत होती है, साथ में ही चैट वैट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है, हार्ड डिस्क में, सीपीयू और रैम के बीच में, कीबोर्ड के भीतर या फिर मॉनिटर में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में होती है। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज 10 या फिर एडोब फोटोशॉप। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है, मेगाबाइट्स में, बिट्स प्रति सेकंड में, गीगाहर्ट्ज में या फिर नैनो सेकंड में। तो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डेटाबेस में डीएमएल का पूर्ण रूप क्या होता है, डीएमएल का फुल फॉर्म बताना है, डेटा मॉडल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मेकिंग लॉजिक या फिर डिजिटल मोड लेयर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, वो आपको बताना है, गूगल, बिंग, डकडकगो या फिर सफारी, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, डकडकगो भी एक सर्च इंजन है, सफारी एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सर्च इंजन नहीं है। एआई के संदर्भ में वीक एआई और नैरो एआई का उदाहरण क्या है, एक रोबोट जो इंसानों की तरह सब कुछ कर सकता है, एप्पल का सिरी या अमेजन का एलेक्सा, एक मशीन जिसमें खुद की भावनाएं हो या फिर सुपर कंप्यूटर जो भविष्य देख सके। वीक एआई या फिर नैरो एआई क्या होता है, जिसको सिर्फ किसी एक काम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एप्पल का सिरी या फिर अमेजन का एलेक्सा। एनएलपी का फुल फॉर्म बताना है, जो एआई को मानवीय भाषा समझने में मदद करता है, नॉर्मल लैंग्वेज प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटिव लॉजिकल प्रोग्रामिंग या फिर न्यूरल लेक्सिकल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीनों को ये सिखाना कि चेहरे को कैसे पहचाना जाए एआई के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रोबोटिक्स, डेटा माइनिंग, कंप्यूटर विजन या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में CNN का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटराइज्ड नोड नेटवर्क या फिर कॉमन नेटवर्क नोड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट का अनुपात सामान्यतः क्या रखा जाता है, 10% ट्रेनिंग, 90% टेस्ट, 80% ट्रेनिंग, 20% टेस्ट, 100% ट्रेनिंग, 0% टेस्ट, 50% ट्रेनिंग और 50% टेस्ट। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, 80% ट्रेनिंग और 20% टेस्ट रखा जाता है। क्लस्टरिंग किस प्रकार की लर्निंग का उदाहरण है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लस्टरिंग किस प्रकार की लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सिंगुलैरिटी शब्द का एआई में क्या संदर्भ है, एक ही कंप्यूटर पर काम करना, वह भविष्य का समय जब एआई मानव बुद्धि से कहीं आगे निकल जाएगा, सभी कार्य एक ही एआई के द्वारा होना या फिर डेटा का एक ही ब्लॉक होना। सिंगुलैरिटी मतलब क्या होता है,
तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। वह भविष्य का समय जो कि ज़्यादा दूर नहीं है जब एआई मानव बुद्धि से कहीं आगे निकल जाएगा। इनमें से विषम को चुनना है। जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, कौन सा अलग है चारों में से? चारों ही महीनों के नाम हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, मार्च में भी 31 दिन होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 बच्चों की एक कक्षा में समीर का स्थान ऊपर से 12वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा? 28वां, 29वां, 30वां या फिर 27वां? तो टोटल कितने हैं? 40 बच्चे हैं। ऊपर से उसका स्थान कौन सा है? 12वें नंबर पर है। तो नीचे से कौन सा हो जाएगा? 40 माइनस 12, 28, और उसकी जो पोजीशन एक माइनस कर दी उसको एक प्लस कर देंगे तो 29। तो नीचे से उसका 29वां स्थान है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 5 + 3 28, 9 + 1 810, 2 + 1 13 है तो 7 + 4 क्या होगा? 11, 311, 74 या फिर 28? तो 5 + 3 से 28 कैसे आया? तो 5 में से 3 को पहले माइनस किया तो 2 आया, 5 में 3 को प्लस किया तो 8 आया। तो पहले दोनों नंबर को माइनस करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। 9 से 1 को माइनस किया तो 8 आया, 9 में 1 को प्लस किया तो 10 आया। 2 में 1 को माइनस किया तो 1 आया, 2 में 1 को प्लस किया तो 3 आया। 7 से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 7 में 4 को प्लस करेंगे तो 11। 311 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, बुधवार होगा या फिर गुरुवार होगा? तो 7 दिन होते हैं। तो 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 56, कितना बचा? 6। तो 8 तो कंप्लीट वीक्स हो गए तो वापस से शुक्रवार आ जाएगा। अब 6 दिन एक्स्ट्रा बचे हैं तो शुक्रवार में 6 दिन प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? गुरुवार। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है? दादा, पुत्री, पोती, परपोती? तो ए बी की बहन है तो ए बहन हो जाएगी बी की। बी का जेंडर नहीं पता। सी बी की माता है तो सी माता है बी की, तो ए की भी माता होगी। डी सी का पिता है तो डी सी का पिता है। ई डी की माता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है? ये ए और ये डी, तो ये इसकी बेटी की बेटी, मतलब नातिन, पोती भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नाते या पोती। श्रृंखला को पूरा करना है। 2, 5, 11, 23, 47 क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा? 77, 85, 95 या 101? तो 2 से 5 कैसे आया? मल्टीप्लाई 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 5 2 ज़ा 10 + 1 11, 11 2 ज़ा 22, 22 + 1 23, 23 2 ज़ा 46, 46 + 1 47, 47 2 ज़ा 94, 94 + 1 95। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस टी और क्यू के बीच में बैठा है और क्यू आर के ठीक बाई ओर है, पी टी के ठीक बाई ओर है। बीच में कौन बैठा है? 3 4 5, ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं। एस टी और क्यू के बीच में बैठा है। एस टी और क्यू के बीच में बैठा है। क्यू आर के ठीक बाई ओर है तो आर के लेफ्ट साइड क्यू हो जाएगा। पी टी के ठीक बाई ओर है तो पी टी के लेफ्ट साइड हो जाएगा। बीच में कौन है? एस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम का चयन करना है, कौन सा अलग है? गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम?
तो टन, क्विंटल और किलोग्राम ये किसको मेजर करते हैं? वेट को। गैलन वॉल्यूम को मेजर करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अलग है। यदि बॉम्बे को CNN ABX लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? चारों में से क्या सही आंसर होगा? लेटर की पोजीशंस देखो। B से C हुआ +1 हो गया, O से N -1 हुआ, अब M से N +1, B से A -1, A से B +1 और Y से X -1। तो एक +1 हो रहा है और एक -1। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले -1 होगा तो C आ जाएगा। नहीं, पहले +1 हो रहा है, ओके। तो E आएगा D के बाद। फिर E में -1 होगा तो D आएगा। तो ED, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी चेक कर सकते हो। L में +1 करेंगे तो M, H में -1 करेंगे तो G, I में +1 करेंगे तो J। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8, 24, 12, 36, 18, 54 क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा? 24, 27, 30 या 72? तो एक इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। 8 से 24 कैसे आया? 8 3 ज़ा 24। अब 24 से 12 कैसे आया? 24 डिवाइड बाय 2 12। 12 से 36 मल्टीप्लाई 3 किया तो 36 आया। 36 में 2 को डिवाइड किया तो 18 आया। अच्छा, एक एक चल रहा है अल्टरनेट कि मल्टीप्लाई 3 फिर डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, 18 आ गया। अब 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। अब 54 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 27। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ABCDE और F एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। D F के बाई ओर है, C A और B के बीच में है, E A और D के बीच में है, F के दाई ओर कौन है? A, C, B या फिर E? तो ये 6 लोग बैठे हैं सर्कल में। D F के बाई ओर है, तो ये D है F के बाई ओर। C A और B के बीच में है, E A और D के बीच में है, तो E A और D के बीच में है। अब A और B के बीच में C है, तो C यहाँ पर आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा। F के दाई ओर B है, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार ग्रिड जिसमें 3 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं, उसमें कुल कितने स्क्वायर्स होंगे? एक स्क्वायर ग्रिड इस तरह से बना रखा है। 9 ब्लॉक्स का है। अब इसमें कितने स्क्वायर्स है वो काउंट करना है। तो एक बड़ा स्क्वायर हो गया, 9 छोटे स्क्वायर, तो 10 तो ये हो गए। ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, 14 स्क्वायर्स है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो। n इंटू n के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 n स्क्वायर। जितने भी नंबर्स का ग्रिड दिया है उतना उनके स्क्वायर को प्लस करते जाना है। तो इसमें 3 का है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 + 1 14, तो 14 स्क्वायर्स है। तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। यदि पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला है तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा? नीला, सफ़ेद, लाल या फिर पीला? तो नीला होता है स्वच्छ आकाश का रंग। नीले का अर्थ सफ़ेद है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सफ़ेद। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देश, जिला, राज्य, गांव, तहसील। तो सबसे पहले गांव आता है तो 4, गांव के बाद तहसील आती है तो 5, फिर जिला आता है 2, फिर राज्य आता है 3, फिर देश आता है 1। 4 5 2 3 1 कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। अब वो किस दिशा में जा रही है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या पूर्व? मान लो यहाँ से रीता ने चलना स्टार्ट किया। सुबह सूर्य कहाँ होता है? ईस्ट में, पूर्व में। तो इधर साइड चली। अब बाईं ओर मुड़ी मतलब ऊपर, फिर बाईं मुड़ी मतलब इधर। अब इस साइड जा रही है तो किस दिशा में है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ब्लैंक में? ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2010, फॉर, सिंस, फ्रॉम या फिर अंटिल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंस। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की, फिक्स टाइम की बात होती है तो सिंस का यूज़ होता है, और पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, फॉर मैनी डेज, फॉर 5 डेज, तो फॉर का यूज़ होता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। क्या करेक्ट पैसिव फॉर्म होगा इसका? द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन या फिर द लेटर्स हैड बिन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें? कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। ए, एन, द या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, यू क्या है? एक वोवेल है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है? य। यूजफुल साउंड क्या है इसका? य आ रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का एंटोनियम, विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड। वीक, डेलिकेट, स्ट्रॉन्ग या फिर ब्रिटल। तो फ्रेजाइल मतलब क्या होता है? नाजुक। नाजुक का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है वो बताना है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो पूरा टेंस मैंने कंप्लीट करवाया था। आपको स्ट्रक्चर अगर आता होगा तो देखो, हैज़ हैव का यूज़ किस में करते हैं? परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अ डैश ऑफ लायंस वॉज सीन नियर द वाटरिंग होल। पैक, स्कूल, प्राइड या फिर हर्ड। लायंस के, शेरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राइड। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस मुहावरे का अर्थ बताना है। अ लकी चार्म, अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड, अ गिफ्ट गिवन बाय अ स्ट्रेंजर या फिर टू हाइड वंस ट्रू आइडेंटिटी। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हो गया, लेकिन थोड़े टाइम पेशेंस रख के वेट करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन आएगा यहाँ पर? शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग डैश हर ब्रदर इज क्वाइट लेजी। सो, बिकॉज, वेयर इज या फिर देयर फोर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेयर इज। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेयर इज हर ब्रदर इज क्वाइट लेजी। सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एनॉर्मस। एनॉर्मस का अपोजिट एंटोनियम बताना है। ह्यूज, टाइनी, सॉफ्ट या फिर एवरेज। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? छोटा, टाइनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में से सही करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? शी डोंट लाइक एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक्स एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स या फिर शी डू नॉट लाइक एप्पल्स। तो देखो, शी के साथ डू का यूज तो नहीं होता है, तो ये तो नहीं आएगा, पहला वाला भी नहीं आएगा।
शी के साथ डस का यूज़ होता है, डस का यूज़ हो गया तो वर्ब में एस सी एस नहीं लगता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स। 10, 12, 15, 20 और x का एवरेज कितना है? 15 दिया हुआ है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। 13, 18, 20 या फिर 15। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको प्लस कर दो। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस x, और कितने टोटल नंबर से? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इक्वल में कितना एवरेज है इनका? 15। 10, 12, 15, 20 को प्लस करेंगे तो 5 2 7 और 5 57 प्लस x इज इक्वल्स टू, ये 5 को 15 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 सा 75। अब ये 57 75 से माइनस हो जाएगा इक्वल के उधर जाकर, तो 75 में से 57 को माइनस करेंगे तो 8 18। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 500 रुपये, 550 रुपये में, 600 रुपये में या फिर 525 रुपये में? तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो टोटल कितना है? 100%। अब 100% में से 10% की हानि हो गई तो कितना बचा? 90%। 90% किसके बराबर है? 450 रुपये के, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा? 450 में 90 को डिवाइड कर देंगे, कितना बचा? 5 रुपये। अब 10% का लाभ कमाना है 100% पर, तो कितना हो जाएगा? 110%। तो 110% किसके बराबर हो जाएगा? 5 रुपये इंटू 110 कर देंगे तो कितना? 550 रुपये। तो 10% अगर लाभ कमाना है तो उसको 550 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर वो लंबा फार्मूला वाला मेथड भी कर सकते हो कि लॉस परसेंट का फार्मूला लगा के। लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है? CP माइनस SP अपॉन में CP इंटू 100। तो SP की वैल्यू रख देना, लॉस परसेंट 10% रख देना और CP की वैल्यू निकाल लेना। CP कितना आ जाएगा? 500 रुपये। फिर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है और वहाँ से आपको SP निकालना है, तो 550 रुपये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो। एक रेक्टेंगल की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि परिमाप पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर? तो एक आयत, एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, लंबाई दोगुनी मतलब 2x हो जाएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। पेरीमीटर 60 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 2। लेंथ कितनी है? 2x और ब्रेड्थ कितनी है? x। इस 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 2x प्लस x 3x। इस 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 10। लंबाई 2x डबल हो जाएगी मतलब 20। तो ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ। क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 200। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 में a का मान क्या होगा? 30, 13, 7 या फिर 3? 2 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10। बेस सेम होता है तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो 2 की पावर a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10। बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वल हो जाती है, तो a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। a इज इक्वल्स टू 10। ये 3 प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 रुपीज़ पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 200 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये? तो बहुत ईजी है।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2000। रेट परसेंट 5 है, टाइम 2 साल का है, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10 और 10 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का 20%, 20 के 40% से कितना अधिक है? 0, 10, 8 या फिर 4? तो 40 का 20% कितना होगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 8। 20 का 40%, अब 20 का 40%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 2 8। दोनों सेम है, दोनों का अंतर कितना होगा? 0। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/4, 5/6, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 3/4, 5/6, 7/8 या फिर सभी बराबर हैं? तो दो तरह से कर सकते हो, या तो इनको डेसिमल में चेंज करके बता सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या फिर डायरेक्ट भी करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दो फ्रैक्शन को। 3/4 है और 5/6, पहले इन दोनों में चेक करते हैं कौन सा बड़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 5 4 20। 20 बड़ा है, 20 के ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है? 5/6, मतलब 5/6 बड़ा है दोनों में। अब 5/6 और 7/8 में से चेक करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 7 6 42। तो 42 बड़ा है, 42 के ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है? 7/8, मतलब 7/8 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, बता देती हूँ मैं। 3/4, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 0.75। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा था? 5/6, तो 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.0 आएगा, 6 8 48, 2 बचा, 6 3 18, 0.83। एक और फ्रैक्शन था 7/8, तो 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, 8 8 64, 6 बचा, 8 7 0.87। तो 0.87, 0.83 और 0.75, तो 0.87 बड़ा है लास्ट वाला फ्रैक्शन, तो 7/8 सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। किसी भी तरह से कर सकते हो। sin 30 प्लस cos 60 का मान क्या होगा? 0, 1/2, 1 या फिर √3? तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 27 टू द पावर 2/3 का मान हमको ज्ञात करना है। 3 6 9 या फिर 18? तो 27 है, उसकी पावर कितनी है? 2/3 है। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब होता है 27 और उसकी पावर कितने है? 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2, 3 3 9। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। ए है 2 3 और बी है 5 7। 4 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट या फिर √12 यूनिट? तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 क्या है? 5 माइनस x1 क्या है? 2, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 7 और y1 क्या है? 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। 5 माइनस 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16। तो √9 + 16 √25
और √25 क्या होता है 5। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। धीमी ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि तेज ट्रेन उसे 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या है? 100 मीटर, 180 मीटर, 200 मीटर या फिर 160 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। दोनों ट्रेनें अपोजिट दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड को प्लस कर देंगे। 36 + 45 कितना हो जाएगा? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए 5/18 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 पंजे 45/2 कितना आ रहा है? 45/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आ गई? 22.5 मीटर प्रति सेकंड और टाइम कितना है? 8 सेकंड। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 22.5 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 0 4 4 0 18 और एक पॉइंट 180। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 मीटर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपका आज का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। आपका आज का जो भी स्कोर रहा है वो भी ज़रूर से कमेंट करना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो एमपी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की प्लेलिस्ट शो हो रही है। वहाँ पर जाकर आप सारे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो सबकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।